नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विमसान एजुकेशनल हब पर। और आज की क्लासेस का टॉपिक है नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति एक मूल टॉपिक है जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से एक या दो प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं और इसका ज्ञान अन्य प्रश्नों को हल करने के लिए अति आवश्यक है। संख्या पद्धति के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं और जो लोग स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज चलिए हम संख्या पद्धति के बारे में बात करते हैं। संख्या पद्धति क्या है? एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कोई विभिन्न प्रकार की संख्या कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लो हमने ले लिया 23 ले लिया इन और कोई ले लिया 56, इनके मध्य संबंध हमने मल्टीप्लाई चिन्ह लगा दें या प्लस का चिन्ह लगा दें, माइनस का चिन्ह लगा दें या जो भी चिन्ह इनके मध्य जो संबंध होगा उनके हम संबंधों का अध्ययन करेंगे, उसे हम बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है संख्या पद्धति के बारे में सुन लिया। अब हम बात करते हैं भाई संख्याएं क्या चीज होती है। संख्याएं, ठीक है, संख्याएं क्या चीज होती है। तो हम संख्याओं के बारे में बात करते हैं। संख्याएं हमारे पास दो प्रकार की संख्या होती हैं। कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की संख्या होती हैं। एक होती है अपनी वास्तविक संख्याएं और एक होती हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक, काल्पनिक संख्याएं, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं इसे? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसको। और वास्तविक संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है। दो प्रकार की संख्याएं होती है हमारे पास। अब कहते हैं भाई रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर वो कौन सी संख्याएं हैं? ठीक है। तो हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं, यानी कि वे संख्याएं जो एक नंबर लाइन पर प्रदर्शित की जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। अब बात करते हैं जैसे हमारी नंबर लाइन क्या होती है भाई। ठीक है। यानी वे संख्याएं, हम बात करते हैं वे संख्याएं जो नंबर लाइन पर प्रदर्शित की जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है। अब नंबर लाइन जैसे मान लीजिए हमारी नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन 0 है, हमने कहा 1 2 3 इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दे आगे की तरफ। इधर हम -1 -2 -3 रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। तो ये जो नंबर हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन पर, तो ऐसी संख्याओं क्या कहलाएंगे? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे। अब वास्तविक संख्याओं में हम बात करना चाहते हैं कि भाई इन संख्याओं में जैसे यहाँ पर 0.2 भी आ सकता है, 0.4 भी आ सकता है, ये भी हमारे क्या होंगे? वास्तविक संख्याएं ही कहलाएंगी। एग्जाम्पल के मैं रूम में नोट कर दूँ मैं आपको, जैसे भाई 5 6 √5, ठीक है, √7 और भी हम जैसे 4/5 0.5 0.7 इत्यादि, ये सारी हमारी क्या भी वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और अब बात करते हैं काल्पनिक संख्याओं के बारे में। काल्पनिक संख्या क्या कहेंगे भाई? जस्ट इसका उल्टा कर देंगे भाई। जो नंबर लाइन पर प्रदर्शित नहीं की जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, यानी काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है ना। अब वो संख्या कैसी होंगी भाई? अब इमेजिनरी नंबर कैसे कहलाएंगे भाई? जिससे मैंने कहा भाई एग्जाम्पल के रूप में मैंने नोट किया कि भाई मैंने बोला √-5, ये कैसी होगी? आपकी काल्पनिक संख्याएं होगी। ठीक है। मैं कहूँ भाई √-33, √-12, ये सब कैसी संख्या कहलाएंगे भाई? ये संख्याएं आपकी काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। इनका मतलब क्या होता है? जैसे मैं कहूँ इस वैल्यू को यहाँ से मैं इसको ये ले सकता हूँ √5 × ले सकता हूँ। ठीक है। और √- जो यहाँ पे लिखा हुआ गया है इसको हम बोलते हैं आई के बराबर होता है। क्या होता है? आई के बराबर। इसे हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं?
आयोटा बोलते हैं, ठीक है ना। या मैं कह सकता हूं कि आई स्क्वायर जब वर्गमूल इधर जाएगा तो ये किसके रूप में आ जाएगा, -1 के रूप में आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है 1 - 1 होती है, या आई की वैल्यू क्या होती है √-1 होती है। जब वैल्यू जो है इसकी जगह मैं लिख दूँ √5i, अगर इस रूप में अगर वैल्यू लिखी जाती है तो हमारी वो संख्या कैसी कहलाएंगी, काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, काल्पनिक संख्या कहलाएंगी, ठीक है ना। हम बात करते हैं √33 की, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं भाई, √33 इंटू √-, मैंने माइनस अलग कर दिया, मैं गुणा करूंगा तो वही तो चीज आएगी, लेकिन मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, √33i के रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है। जिसे हम कैसे क्या बोलते हैं, आयोटा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। क्लियर है। अब ये संख्याएं सारी कैसे कहलाएंगे भाई, सारी संख्या कहलाएंगे आपकी काल्पनिक संख्या है। और भी एग्जाम्पल के रूप में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं हम यहाँ पर -√21, ठीक है, -√133, ये सारी संख्या कैसे कहलाएंगे, सारी संख्या आपकी काल्पनिक संख्या कहलाएंगे, जो नंबर लाइन पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्याओं में कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं और वास्तविक संख्याओं के भी कुछ पार्ट होते हैं, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले काल्पनिक संख्याओं के पार्ट के बारे में, और ठीक है ना। तो हम इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए और इसको भी उठा देते हैं। अब हम बात करते हैं भाई कि यहाँ से काल्पनिक संख्याओं से और वास्तविक संख्याओं से मिला दें, यानी वास्तविक संख्याओं को मिला करके और काल्पनिक संख्याओं से मिला करके एक संख्या का निर्माण होता है, वो उसी संख्या का बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, या बोल सकते हैं सम्मिश्र संख्याएं। क्या बोलते हैं इसे, सम्मिश्र संख्याएं, इसे बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोल देते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर किन से मिलती है भाई, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं को मिला दे, मिलाने से जो संख्या बनेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, सम्मिश्र संख्या बोलेंगे। जैसे हमने कहा भाई इधर से हमने ले लिया 7 + के, हमने यहाँ से क्या लिए 7 + के 4i ले लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 7 यहाँ पर कैसा है भाई, रियल नंबर है, ठीक है, ये कैसा भाई, रियल नंबर है। जबकि मैं इसकी आई के साथ वैल्यू आई है तो वो नंबर कैसे कहलाएगी भाई, ये हमारी कहलाएगी इमेजिनरी नंबर कहलाएगी। कैसे कहलाएगी, इमेजिनरी। तो इस प्रकार से ये पूरा जो नंबर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सम्मिश्र यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को z = a + के ib के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं भाई, हम ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उससे हम z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जहाँ पर a हमारी क्या है, a हमारी रियल नंबर होगा और ये वाला नंबर क्या होगा, हमारा इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। इस फॉर्म में अगर हमारी वैल्यू होगी तो हमारे क्या कहलाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगी, ठीक है। ऑब्वियस नंबर लेना हमने 8 + के, हमने कहा भाई 10i, ये भी हमारी क्या कहलाएगी भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ z, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ मोड z, ठीक है। अगर हम मोड z की वैल्यू निकालना चाहें तो वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, √a² + के b² के रूप में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, √a² + के b² के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ z। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ z, ठीक है। यानी हम इसे z के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें तो a² + के b² के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर किसके बनते होते हैं, काल्पनिक प्लस के वास्तविक संख्याओं के मेल को या हम सम्मिलित करते हैं तो वहां से कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी काल्पनिक संख्याओं के बारे में। अब हम बात करते हैं रियल नंबर के बारे में। किसके बारे में, रियल नंबर के बारे में। कि रियल नंबर में अब इसके पार्ट कितने कितने होते हैं, ठीक है ना, हमने देख लिया भाई। अब रियल नंबर भी होते हैं आपके 2 भागों में बटे होते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। आप सबने पढ़ा होगा इसे। एक होता है आपकी परमेय संख्या, क्या होता है भाई, परमेय संख्या होता है, और दूसरा भाग होता है अपरमेय संख्या। क्या होता है भाई, अपरमेय संख्या के रूप में, ठीक है, अपरमेय संख्या। इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं रैशनल नंबर, और इसे बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, क्लियर, इसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर।
अब बात करते हैं परमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हमने कहा था परमेय संख्याओं में आपने बड़ी डेप्थ से पढ़ा होगा बहुत ही सिंपल क्लासेस में, कि जिससे हम P अपॉन Q के रूप में या P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या लिखे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, परमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी होती हैं, उसे लिखे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं। जबकि यही बात हम इससे कहना चाहते हैं कि ये P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखी होती है, नहीं लिखी होती है। ठीक है, अब लिखी नहीं होती है। अब बात करते हैं इनके बारे में। ठीक है, जहां पर हम बोल देते हैं भाई Q नॉट इक्वल टू वैल्यू, यानी Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, Q की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, पूर्णांक की संख्या ले सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि 0 के बराबर नहीं ले सकते हैं, और P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, परमेय संख्या यानी लिखी होती है। अब बात करते हैं भाई परमेय संख्या भी कुछ पार्ट होता है। अब बात कर लें पहले एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, जिसे हम कहते हैं भाई 3/5, ये क्या होगा, P अपॉन Q के रूप में लिखा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे परमेय संख्या है। हमने बोला 7/11 इसी के रूप में लिखा हुआ है, या मैं बोलूँ 13/5 ये क्या है, इसी के रूप में लिखा हुआ है। अगर मैं कह दूं भाई 0.6, ये भी क्या कहलाएगा भाई, परमेय संख्या कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि हम जानते हैं इस पॉइंट को मैं हटा दूं तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ 0.6 को मैं लिख सकता हूँ 6/10, या 2 3 6 2 5 10, यानी कह सकता हूँ मैं 3/5 लिख सकता हूँ। तो हाँ, ये संख्या क्या कहलाएगी भाई, परमेय संख्या कहलाएगी। मैं कह सकता हूँ भाई 0.11, तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ भाई, इन्हें बोल सकता हूँ 11/100 बोल सकता हूँ, तो ये भी हमारी क्या इसी के रूप में तो कहानी है भाई। तो हम कह सकते हैं कि 0.6 0.11 3/5 7/11 13/5 ये क्या कहलाएगी, हमारी परमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, परमेय संख्या कहलाएंगी। जबकि हम बात करना चाहते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखी होती है। ठीक है, P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी होती है, तो वो वैल्यू कैसी होंगी, देखें भाई, जैसे हमने कहा भाई √5। ठीक है, हमने √5 कह दिया। अब √5 की वैल्यू कैसी हो गई, √5 जो है आपके, हम जानते हैं, आप बात करें √5 ना ले लें, हमने कहा √2 ले लें, क्या ले लें, √2 ले लें। अब ये क्या इस रूप में लिख सकते हैं, नहीं ले सकते भाई। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं P अपॉन Q के रूप में नहीं ले सकते हैं, तो हम देखो अगर वैल्यू निकालना चाहे पॉइंटों में तो 1.414 आगे भी संख्याएं आएंगी। क्या आएंगी, आगे भी पॉइंटों में संख्याएं आएंगी, लेकिन क्या है, कंफर्म नहीं है कितनी आएंगी। वो इसको जब चलती चली जाएंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम भिन्न के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अभी हम इसके बारे में और डिटेल पढ़ाएंगे। ठीक है, जिसमें मैंने कहा भाई √3, चाहे यहाँ प्लस की हो चाहे माइनस की वैल्यू, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की वैल्यू, हम क्या 1.732 डॉट हम कैलकुलेटर लगाएंगे तो एकदम अपनी संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। जब ऐसी संख्या आएंगी तो इसको हम भिन्न के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसके बारे में ऐसी संख्याएं जो होंगी √3 √2 √7 √8, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, आगे भी पॉइंटों में चलती चली जाएंगी। ठीक है, इसकी वैल्यू को इनफाइनाइट तक आप पॉइंट के बाद लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसकी पाई की वैल्यू क्या कहलाएगी भाई, पाई भी क्या कहलाएगा, अपरमेय संख्या के रूप में कहलाएगी। तो ये सारी संख्या कैसी होंगी भाई, अपरमेय संख्याएं होंगी। क्लियर, तो ये चीज थी हमारे रियल नंबर में। ठीक है, रियल नंबर में कितने पार्ट हो गए, एक तुम्हारा परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या के रूप में बात बन जाएगी। ठीक है, तो ये रही। अब हम जानते हैं अपरमेय संख्याएं भी कितने पार्ट में डिवाइड होती है, वो भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ, आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्या चाहे तो आप कॉपी पर नोट जरूर कर लेंगे। ठीक है ना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अब बात करते हैं भाई, हम जानते हैं परमेय संख्या हमने पता चल गई। ठीक है ना, अब परमेय संख्याओं के बारे में हम बात करते हैं। परमेय संख्याओं के भी पार्ट होते हैं। ठीक है, परमेय संख्या की भी कितनी प्रकार होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है हमारी पूर्णांक संख्या भिन्न के रूप में और दशमलव के रूप में। हमने कहा भाई पूर्णांक, दूसरा पार्ट होता है भाई भिन्न, और तीसरा पार्ट होता है दशमलव संख्या। ठीक है, अब दशमलव संख्याएं भी क्या होती हैं, कई पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, तो अभी हम इनकी चर्चा अभी
थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं, लेकिन दशमलव संख्याओं के बारे में हम काफ़ी अच्छे ज्ञान लेंगे, क्योंकि इसकी सहायता से अपरिमेय संख्याओं को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या जानते हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं भाई? ठीक है, वे संख्याएं जो पूर्ण हो, क्या हो? पूर्ण हो, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो, लेकिन संख्या कैसे होनी चाहिए? पूर्ण रूप से होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। भिन्न को भी जानते हैं, ठीक है, कैसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती है, उसे भिन्न के रूप में बोलते हैं। दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं हम लोग डिटेल में, ठीक है, दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। दशमलव संख्या क्या होती है भाई? अभी हम बात करते हैं भाई दशमलव संख्या के बारे में। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। हम बात करते हैं दशमलव संख्याओं के बारे में। दशमलव संख्या, अब दशमलव संख्या हमारे दो प्रकार की होती है। क्या होती है? दो प्रकार की होती है। इसे बोलते हैं एक शांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव संख्याएं, एक होती है अशांत दशमलव संख्याएं। क्या होती है? अशांत दशमलव संख्याएं, ठीक है। क्या होती है? अशांत दशमलव संख्याएं। अशांत दशमलव संख्याएं ये होती है आपकी, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। और इसे बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में क्या अंतर है भाई, ये देख लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शांत दशमलव संख्या है अशांत दशमलव संख्या के बारे में, ठीक है। शांत दशमलव संख्या क्या कौन सी होती है भाई? हमने कहा 0.15, ठीक है। हमने कहा भाई 0.375, ये सब क्या आपकी? हमने कहा भाई 0.12, हमने कहा 0.5623, जी सब क्या है आपकी? शांत दशमलव संख्या कहलाती है। क्या कहलाती हैं? शांत दशमलव संख्या कहलाती हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अशांत दशमलव संख्या कौन सी होती हैं। तो इसके भी दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं भाई? दो पार्ट होते हैं। वो कौन से होते हैं भाई? एक होती है रिपीटिंग डेसिमल नंबर और एक होती है नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना। तो बोलते हैं रिपीटिंग और एक होती है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब बात करते हैं रिपीटिंग में कौन से नंबर आ जाएंगे। हमने कहा भाई 0.3333 ये आते चले जाएंगे, या मैं कहूँ 0.56 0.565656 आते चले जाएंगे। ये हमारे क्या है? रिपीटिंग नंबर। हमने कहा 0.123 123 123 123 ये हमारे क्या? रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। हमने कहा 0.025 025 025 ये हमारे क्या हो गए? रिपीटिंग नंबर हो गए। क्या हो गए? रिपीटिंग। इसे हम बोलते हैं अशांत दशमलव संख्या है, ठीक है ना। अब नॉन रिपीटिंग में क्या जाता है? हमने कहा 0.5223954756 डॉट 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 डॉट, मतलब क्या है? इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, ये बार बार वो संख्या आ रही है एक क्रम के अनुसार, ठीक है ना। ऐसी संख्या को हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग संख्या, ठीक है। हमने कहा 0.62798345107335 ये हमारे क्या है भाई? नॉन रिपीटिंग संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसकी बात करना चाहते हैं, ठीक है ना। 0.15 को अगर हम बात करना चाहूँ, मैं इसको पॉइंट उठाना चाहूँ तो मैं इससे क्या लिखता हूँ? 15/10 लिखता हूँ, 15/100 सॉरी। इसको मैं काटापीटी करूँ 5×15 5×10 से बोल सकते हैं 3/20 के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। तो ये क्या होगा भाई? 3/20, या मैं कहूँगा 375 से 1,000 लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। 375/1000। इसको अगर मैं काटापीटी करना चाहूँ तो इसे मैं बोल सकता हूँ 1/8 के रूप में लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ भाई, सॉरी 3/8 के रूप में लिख सकता हूँ उसको, काटापीटी करूँगा। इसको बात करना चाहता हूँ तो 12/100 लिख सकता हूँ उसको भाई, ठीक है। इसे बोल सकते हैं 3/25। इसको मैं करना चाहूँ तो 5623/10,000। आप देख रहे होंगे कि ये सारी संख्याएं किसके रूप में लिखी जा रही हैं भाई?
P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जा रही है। किसके रूप में लिखी जा रही है? P अपॉन Q के रूप में लिखी जा रही है। P अपॉन Q फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है। तो अगर P अपॉन Q के रूप में लिखी जा रही है तो शांत दशमलव संख्याएं जो होंगी वो कैसी संख्या कहलाएंगे भाई? परमेय संख्याएं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? परमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है, बात कर लेते हैं हम इसके बारे में। अब हमने कहा भाई 0.333 जो बार बार कोई चीज आती है तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई, 0.3 बार के रूप में लिख सकते हैं भाई, ठीक है, 0.3 बार के रूप में लिख सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल मैं अभी इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, मिटा देता हूँ मैं इसको। अब हम बात करते हैं, इसको लिख लिया। अब देखो यहाँ पर 56 बार बार आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.56 लिख सकते हैं भाई। यह आप बात करते हैं भाई, इसको क्या लिख सकते हैं? 0.123 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी बार बार वो कंडीशन आ रही है। तो देखो अगर हम इनको भी चाहें तो इसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? जानते हैं इनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसे बोल सकते हैं 3/9, 3 कम 3, 3 3 9, इसे लिख सकते हैं 1/3। इसे बोल सकते हैं 56/99, ठीक है। इसे बोल सकते हैं 123/999, ठीक है। हम देख रहे हैं 1/3, 56/99, 123/999, ठीक है। तो हमने देखा ये रिपीटिंग जो डेसिमल नंबर है ये भी कल क्या रहा है? P अपॉन Q के रूप में लिखे जा रहे हैं, P अपॉन Q के रूप में लिखे जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली संख्या में क्या कहलाएंगे? आपकी परमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? परमेय संख्या कहलाएंगी। क्लियर भाई? अब जानते हैं शांत दशमलव संख्याएं और रिपीटिंग में ये संख्याएं क्या आएंगी। अब ये सारी संख्याएं शांत दशमलव संख्या होंगी, वो भी क्या कहलाएंगी? हमारी परमेय संख्या कहलाएंगे। और ये भी हमारी क्या कहलाएंगे भाई? परमेय संख्याएं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? परमेय संख्या कहलाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं नॉन रिपीटिंग में। किसमें? नॉन रिपीटिंग में। आपने इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। फिर हम समझाते हैं आपको नॉन रिपीटिंग के बारे में। तो देखें भाई, अब बात करते हैं हम नॉन रिपीटिंग के बारे में। अब नॉन रिपीटिंग के बारे में बात करते हैं। यहां से आपको हमने कहा भाई 0.98346701239874 ये सारी संख्याएं इस प्रकार से, ठीक है। अब मैं कहूँ 0.734670135 ... मतलब ये संख्याएं क्या होंगी? इनको हम चाहें तो ये इनको भिन्न के रूप में क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं भाई। पता ही नहीं चल रहा है कि कितनी आगे बढ़ना, कितनी आगे तक जाएगी, इनफाइनाइट तक वैल्यू जाएगी। और फिर ये भी नहीं पता है कि भाई कौन सा वर्ड, कौन सी संख्या जो होती है, कौन सा अंक जो होता है बार बार आ रहा है, ये भी नहीं कंफर्म नहीं है। तो हम कहते हैं जो नॉन रिपीटिंग वर्ब जो है इसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। यानी हम कह सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जब ये इसके रूप में नहीं लिख सकते हैं तो जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है ये आपकी संख्या क्या कहलाएंगी? ये आपकी अपर में संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अपर में संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। वो हमारी क्या थी भाई? ये शांत दशमलव संख्याएं और रिपीटिंग जो आ रही थी वो कैसी थी भाई? परमेय संख्याएं थी। और ये क्या हमारी अपरमेय संख्याएं आ गई। किसके रूप में आ गई? अपरमेय संख्याएं। तो हमने अपरमेय संख्या के बारे में लिखाया था भाई, हमने लिखाया था भाई √2 लिखाई थी। तो √2 की वैल्यू भी क्या थी? 4.14 ... हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू भी इसी प्रकार से आएगी। किसी प्रकार से आएगी? जो अंक जो रिपीटेशन होंगे वो रिपीटेशन कैसे होंगे? इस प्रकार से होंगे कि आपके कोई भी कन्फर्मेंट नहीं होगा कि बार बार कौन सी रिपीटेशन आएगी। एंड इनफाइनाइट तक वैल्यू चलती चली आएगी, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो, ठीक है ना। हमने कहा √5, ठीक है, इसकी वैल्यू पूरी क्या आ गई? इसी तरह पॉइंटों में आएगी। मैं कहूँ √3 की वैल्यू क्या आ गई भाई? 1.732 ... इसी प्रकार से आती चली जाएगी। तो इनका कोई भी क्या होगा? इनका जो है हम इन संख्याओं को क्या कर सकते हैं भाई? इन संख्याओं को हम
P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और नहीं लिख सकते हैं तो इसी कारण से संख्या क्या कहलाएंगी, अपर में संख्या कहलाती है। जैसे बात करना चाहते हैं पाई की वैल्यू, किसके रूप में, पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 3.14 डॉट डॉट, इसी प्रकार से हम और इनफाइनाइट तक वैल्यू लेते चले जाएं तो क्या होता है कि किसकी वैल्यू जो होती है उसी प्रकार से रिपीटेशन नहीं होती है, और अंक क्या आते हैं बार बार चेंज होते रहते हैं। तो इसी कारण से हमने पाई को क्या माना भाई, पाई को हमने माना अपर में संख्या है। क्या माना भाई, अपर में संख्या माना है। ठीक है, अब जानते हैं हम बहुत से सोच रहे हैं सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होती है, वो इसके ही समथिंग होती है। क्या होती है, समथिंग हमने लगभग में मान लिया है, लेकिन ये इसके समथिंग क्या होती है वैल्यू मान तो लिया है, लेकिन इसके इक्वल नहीं है। क्या नहीं है, इक्वल नहीं है भाई। मैं भाग जाऊं तो ये क्या होती है वैल्यू 3.14 आती तो जाती है, लेकिन एक समय के बाद 22/7 जो होती है, एक समय के बाद क्या होता है कि अंकों का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, अंकों का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए 22/7 क्या होती है आपकी परमेय संख्या कहलाती है। लेकिन पाई की जो मेन वैल्यू होती है वो क्या होती है 3.14, ये वैल्यू होती है मेन। ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसीलिए पाई को हम क्या बोलते हैं भाई, पाई को इसीलिए हम क्या बोलते हैं अपरमेय संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आप समझ गए परमेय संख्या और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, इसलिए हम कहते हैं परमेय संख्या को क्या बोल सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि अपरमेय संख्या को P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में, जो नॉन रिपीटिंग जो होते हैं जितनी भी संख्याएं होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगे, अपरमेय संख्या कहलाएंगे, जबकि शांत दशमलव संख्याएं और रिपीटिंग डेसिमल जो नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारी परमेय संख्याएं कहलाएंगे। क्लियर। चलिए, तो आज हम अब बढ़ते हैं जहां हमने छोड़ के गए थे, परमेय संख्याओं के बारे में बातचीत कर रहे थे। किसके बारे में बातचीत कर रहे थे, परमेय संख्याओं के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। तो हम फिर से वहीं जाते हैं, और हमने लिखाया था कि परमेय संख्याएं आपके 3 पार्ट लिखाए थे। उस 3 पार्ट में इधर लिखाया था आपका पूर्णांक लिखाया था हमने। ठीक है, एक लिखाया था हमने भिन्न के रूप में, और एक लिखा था हमने दशमलव संख्या है। और दशमलव संख्याओं में से हमने अभी आपके लिखाए थे 3 पार्ट लिखाए थे इसमें भी, और इस पार्ट में हम लोग बताया जाता है एक तो होती है शांत दशमलव संख्या है, एक होती है अशांत। ठीक है, और अशांत में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रिपीटिंग, क्या होता है रिपीटिंग, और एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो नंबर है वो हमारी क्या है, अपरमेय संख्या है। क्या है भाई, अपरमेय संख्याएं हैं। तो इस पार्ट को हम इस डेसिमल नंबर में इस पार्ट को शामिल नहीं करेंगे, किसमें, परमेय संख्याओं में। ठीक है, इस पार्ट को शामिल करेंगे, बाकी रिपीटिंग और शांत दशमलव संख्या जो होंगी वो क्या होंगी, हमारी परमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, जबकि ये हमारी क्या होंगी, परमेय संख्या होंगी। अब बात करते हैं पूर्णांक के बारे में, भिन्न के बारे में। भाई भिन्न तो जानते हैं भाई 2/3, 4/5, ये हमारी क्या कहलाएंगी, परमेय संख्या कहलाएंगे। अब पूर्णांक की बात करते हैं, तो पूर्णांक की जो होती हैं उसको भी हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। कितने पार्टों में, 3 पार्ट में। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं भाई, एक तो होती है भाई ऋणात्मक संख्याएं। क्या होती है भाई, ऋणात्मक होती है, एक हमारी शून्य होती है, और एक क्या होती है भाई धनात्मक संख्याएं। क्या होती है भाई, धनात्मक। ठीक है, नहीं ऋणात्मक संख्या का मतलब क्या है, जो माइनस में वैल्यू आती है, हमने डॉट डॉट -4, -3, -2, -1, ये हमारे क्या कहलाएंगे भाई, ऋणात्मक संख्या कहलाएंगे। ठीक है, शून्य एक अलग संख्या है, ना तो वो शून्य एक ऐसी संख्या है जो ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। ठीक है, इसलिए इसको हमने अलग से नोट कर लिया। धनात्मक संख्या क्या होती है भाई, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट, ये हमारी कैसी संख्या कहलाएंगी, धनात्मक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं भाई धनात्मक संख्याओं के बारे में। ये तो ऋणात्मक होगी, शून्य हो गया। अब बात करते हैं धनात्मक संख्याओं के बारे में। ठीक है, धनात्मक संख्या भी 2 प्रकार की होती है भाई। कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है भाई, एक तो होती है प्राकृतिक संख्याएं, इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं भाई, नेचुरल नंबर। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, और इसको बोलते हैं नेगेटिव नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है, इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और एक होती है हमारे पूर्ण संख्या। क्या होती है भाई, पूर्ण संख्या है, इसे बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, ये होती है। अब हम कहते हैं
कि भाई प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्याओं में डिफरेंस क्या है भाई। देखो प्राकृत संख्या क्या होती है भाई कि जितनी भी 1 2 3 4 5 जिससे हम काउंटिंग कर सकते हैं, काउंटिंग जहाँ से काउंटिंग करना प्रारंभ करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, किसी की हमें काउंटिंग, किसी वस्तुओं की हमें काउंटिंग करनी है तो हम कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी 1 से लेकर के और इनफाइनाइट तक वैल्यू चली जाती है। ठीक है, इनफाइनाइट ले लेंगे तो यहाँ तो ये क्या कहलाएंगे हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। जबकि पूर्ण संख्या क्या होती है, उन पूर्ण संख्याओं में हम इन प्राकृतिक संख्याओं में, इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लें। क्या करना है भाई, जीरो को सम्मिलित कर लें। 0 1 2 3 4 5 ये हमारे क्या कहलाएंगे, हमारी पूर्ण संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्या कहलाएंगे। इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे, नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, लेकिन जीरो आ जाएगा और जीरो आने से क्या कहलाएगा, हमारा पूर्ण संख्या कहलाएंगे। अगर जीरो हटा दें तो वो संख्या क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भाई नेचुरल नंबर के बारे में। अब नेचुरल नंबर भी कई प्रकार के होते हैं। वो कौन से टाइप के होते हैं देखेंगे भाई नेचुरल नंबर में। ठीक है, इस नेचुरल नंबर में आपकी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। क्या मिलेंगी, अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, सम संख्याएं मिलेंगी, विषम संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, भाज्य संख्याएं मिलेंगी और यौगिक संख्या मिलेंगी। ये प्रकार ये होती है आपकी प्राकृतिक संख्याओं के टाइप। ठीक है, इससे बोलते हैं हम लोग, सम को बोलते हैं इवन संख्याएं, इवन नंबर, इसको ऑड नंबर, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपाउंड नंबर। और अभाज्य संख्याओं क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, ये अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है और यौगिक संख्या क्या होती है। ठीक है, हम अभाज्य संख्या को बात करना चाहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से न कटे। न कटे का मतलब क्या है, वो संख्याएं जो एक या खुद से छोड़ करके अन्य किसी संख्या से नहीं करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। या सिंपली रूप से हम बोल सकते हैं वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से न कटे, किसी भी संख्या से ना कटे, वे संख्या क्या कहलाएंगी, हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, जिससे हम बात करते हैं 2 3 5 7 डॉट डॉट। ठीक है ना, इसको बारे में अभी पढ़ाएंगे डिटेल में। अभी फिलहाल में आप इसी कंडीशन को समझ लीजिएगा। ठीक है ना, डिटेल में पढ़ाएंगे तब इसकी हम और इस अभाज्य संख्याओं पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अवश्य आता ही आता है। उससे इसी कारण से हम इस अभाज्य संख्याओं के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है ना। सम संख्या क्या होती है भाई, वे संख्याएं 2 4 6 8 10 12, यानी वे संख्या हम बोल सकते हैं कि जो वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं। क्या कट जाती है भाई, 2 से संख्याएं कट जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम संख्या बोल देते हैं। ठीक है ना, 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, हमारी संख्या क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं विषम संख्या के बारे में। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। इन दोनों में सेम कंडीशन क्या है, 2 से विभाजित होती हैं, और विषम संख्याओं में क्या होती है, 2 से विभाजित नहीं होती है। तो बात करना चाहते हैं 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी क्या कहलाएंगी, विषम संख्या कहलाएंगी। भाज्य संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं जो किसी न किसी संख्या से कट जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोल देते हैं। जैसे हमने कहा भाई 8, 4 2 8, 2 4 8 कट रही है। ठीक है, हमने बोला 12 16, ठीक है 15, ये सारी संख्या कैसे कहलाएंगी, हमारी भाज्य संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, भाज्य, यानी वे संख्याएं जो किसी न किसी रूप से किसी न किसी संख्या से कट जाए। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, या यौगिक संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से मिलकर बनी होती है, हम क्या बोलते हैं, योग संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योग। हमने कहा 2 और 3 ले लिया, हमने दोनों को ऐड करके लिख दिया, इसे क्या बोल दिया हमने, 5। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगे, हमारी यौगिक संख्या कहलाएंगे। हमने कहा 9 10, ये सारी संख्या क्या होंगी, किसी न किसी रूप में किसी न किसी को ऐड करने से, गुणा करने से, भाग करने से जो भी कंडीशन बनती है, उन्हें हम बोलते हैं यौगिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है ना। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनता है वो कहाँ से बनता है, अभाज्य संख्याओं के ऊपर डिपेंड बनता है। ठीक है ना, क्या बनता है, अभाज्य संख्या के बारे में। तो आइए हम जान लेते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में, या हम कह सकते हैं कि सम संख्याओं के बारे में।
अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए वे संख्याएं जो 2x फॉर्म में लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है 2x फॉर्म में। यहाँ 2x फॉर्म का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू हम कुछ भी ले लें, क्या लेना भाई, तो x की वैल्यू हम क्या लेना है, भाग संख्या होती है, तो x की वैल्यू हम 1 2 3 भी आप कुछ भी नोट करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तो वो संख्याएं क्या होंगे, जो मल्टीप्लाई करने पर संख्या मिलेंगी वो हमें क्या मिलेंगे, सम संख्या के रूप में आंसर मिलेगा। अगर बात करना चाहते हैं विषम संख्या के रूप में, किस रूप में, विषम संख्या के रूप में, तो 2x प्लस के 1 या माइनस के 1, इस फॉर्म में अगर कोई संख्या है, इसी फॉर्म जो कहलाएगा हमारा विषम संख्या के रूप में कहलाएगा, और इस फॉर्म में लिखी हुई संख्याएं क्या कहलाएंगे, विषम संख्या कहलाएंगे। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 1 2 3 कुछ भी नोट कर दूं और इससे सॉल्व करने पर वो संख्या जो हम प्राप्त होंगी वो क्या कहलाएंगे, हमारी विषम संख्याएं कहलाएंगी, क्या कहलाएंगे, विषम संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में, जो यहाँ से क्वेश्चन आपका अवश्य बनता ही बनता है। अभाज्य संख्या है, ये सारी जानकारी मैंने आपको नंबर सिस्टम के बेसिक चीजें बताई गई हैं, ठीक है। संख्याओं के बारे में बताया गया है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ डिटेल से समझा दी गई हैं। और अब हम पढ़ेंगे उन संख्याओं के बारे में डिटेल में जहाँ से आपके क्वेश्चन बनना प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं के बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उस नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, तब बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।